नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब बात विकास की होती है तो बात होती है उस विकास से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या की भी। आखिर आप किसी भी क्षेत्र में विकास करते हैं तो वो किस स्तर तक आप लेकर जाएंगे, आपके देश में कितने लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं, गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं, इस प्रकार के जब भी आप विश्लेषण करने बैठते हैं तो निश्चित रूप से बात आकर टिकती है कि आखिर आपके देश की जनसंख्या कितनी है। जब जनसंख्या की बात करते हैं और जनगणना की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि विश्व में पहली जनगणना वर्ष 1749 में स्वीडन में प्रारंभ हुई और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वर्ष 1872 में भारत में जनगणना प्रारंभ हुई। लगभग हर 10 वर्ष में जनगणना होती है और जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम कह सकते हैं कि विकास भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। और हर 10 वर्ष में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जाती है तो फिर चिंता की लकीरें गहरी होने लगती हैं, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार ही आपको उस आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है, आपको रोजगार की व्यवस्था करनी है, आपको उस बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार चिकित्सा व्यवस्था आपको बनानी होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब हम देखते हैं अनेक महानगरों से जब इस प्रकार की खबरें आती हैं कि उचित उपचार के अभाव में लोग दम इस बात के लिए तोड़ देते हैं क्योंकि उनकी एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। अनेक महानगरों में तो कई घंटे का जो लंबा जाम लगता है, गाड़ियों की जो लंबी कतार लगती है, उसके पीछे भी अनेक लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह जी राठौड़। देवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देवेंद्र सिंह जी राठौड़ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक जो कानून की मांग हो रही है उसको लेकर भी आप काम कर रहे हैं, अनेक सामाजिक गतिविधियों में आप सक्रिय रहते हैं। देवेंद्र सिंह जी, सबसे पहले जानना आपसे ये चाहेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रकार से मुसीबत का सबब बनती जा रही है, लेकिन हमने कभी ऐसा भी सुना है, गाँवों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों की बात करें तो इस प्रकार की बात सुनने को मिलती है कि जितने हाथ उतना काम। और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक दौर ऐसा भी था जब कहा जाता था कि परिवार जितना बड़ा होगा उसकी उतनी अधिक प्रतिष्ठा होगी, राजनीतिक रूप से भी लाभ मिलेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को आपदा समझा जाए या अवसर? देखिए भाई साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपको साधुवाद व्यक्त करना चाहूँगा। आज इस राष्ट्र के सामने जो सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है उस विषय को आपने आज चर्चा के लिए चुना है। निश्चित तौर पे हमारे संसाधन हमारे लिए अवसर होते हैं, मगर मानव संसाधन में परिवर्तित तब होता है जब वो ट्रेन किया जाए, जब शिक्षित किया जाए, जब उसका प्रशिक्षण हो। और प्रशिक्षण करने की, शिक्षा देने की, संसाधनों की भी एक सीमा होती है। हो सकता है किसी राष्ट्र के लिए वो संसाधन हो जहाँ पे कमी हो मानव संसाधन की, मगर हमारे पास पर्याप्त से अधिक जनसंख्या है और जितनी अपन शिक्षित कर सकते हैं, जितनों में अपन कौशल पैदा कर सकते हैं, उससे अधिक हमारे पास लोग हैं। तो हमारे लिए निश्चित तौर पे ये एक बड़ी चुनौती है। देवेंद्र जी, एक दौर में ये कहा जाता था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसके पीछे अशिक्षा एक बड़ा कारण है। आज के 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले ये बात कही जाती थी, लेकिन पिछले 4-5 दशकों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश में साक्षरता दर भी बढ़ी है और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो रहा है। उसके माध्यम से भी देश विकास के पायदान पर तो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ऐसी है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये जो जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती जा रही है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या मानते हैं? क्या अशिक्षा बड़ा कारण है या फिर कुछ और कारण आपको लगता है? आप सही कह रहे हैं, जागरूकता और शिक्षा से जनसंख्या वृद्धि में कमी आनी चाहिए थी। मगर उदाहरण यदि अपन गहराई से देखें तो आज भारत का सबसे शिक्षित प्रदेशों में से केरला है, जहां की TFR 2% से बहुत अधिक है। तो पूर्णतः आपने एक शब्द काम में लिया TFR, क्या इसको टोटल फर्टिलिटी रेट, हमने एक मापदंड हमारी सरकार ने बना रखा है, स्वास्थ्य विभाग ने, कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने संतान की उत्पत्ति करती है, वो उसका प्रजनन दर है।
तो केरला में शिक्षा और प्रदेशों के वनिस्पत अधिक होने के बावजूद भी वहां टीएफआर रेट बहुत अधिक है। आप देखिए 11 मई 2000 को हमारी जनसंख्या 100 करोड़ थी। सफदरजंग हॉस्पिटल में भारत की 100 करोड़वीं बच्ची ने जन्म लिया जी। आज लगभग 22 साल के बाद में हम 146 करोड़ हो चुके हैं जी। औसतन प्रति वर्ष 1 करोड़ 85 लाख से हमारी संख्या बढ़ रही है। हम वैसे तो देखा जाए तो हमारे देश में जनसंख्या को लेकर चिंतन 1951 से ही प्रारंभ हो चुका था जी। 71-72 आते हुए एक पॉलिसी भी बनी, मगर उस पॉलिसी को जिस तरह से इस राष्ट्र में लागू किया गया उसमें कई खामियां रही। एक वर्ग को उससे वंचित रखा गया, एक वर्ग की तरफ उसको आगे बढ़ाया गया और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई, कहीं कुछ शिक्षित लोग एक एक दो दो संतान की तरफ बढ़े तो एक वर्ग अशिक्षित वर्ग आज भी 7-7 8-8 संतानों उत्पत्ति कर रहा है। तो जो लोग एक बच्चे 2 बच्चे की तरफ बढ़ चुके हैं वो अनुपात को यदि कोई खराब कर रहा है तो 7-7 8-8 संतान उत्पत्ति वाले कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि संपूर्ण भारत में सभी पर समानतापूर्व लागू होने वाली एक पॉलिसी का निर्माण किया जाए। जी। देवेंद्र जी, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जब हम विकास की बात करते हैं, हम जीवन के हर क्षेत्र में अच्छी सुविधाओं की बात करते हैं, तो क्या लगता है जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है लगातार, ये जनसंख्या वृद्धि क्या विकास के इन पायदानों को क्या प्रभावित करती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए भाई साहब, कुछ समय पहले हमारे राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व ने एक घोषणा करी कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। निश्चित तौर पे पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय था, मगर आप इनकी गहराइयों में जाएंगे तो महसूस करेंगे कि हम 20वें 15वें 10वें पायदान से आगे बढ़ते बढ़ते 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, मगर क्या जितना परिवर्तन रोजमर्रा के जीवन स्तर में आम व्यक्ति के आना चाहिए था वो आ पाया? जो परिवर्तन आएगा वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से आएगा। प्रति व्यक्ति आय की श्रेणी में यदि देखें तो हमारा देश आज विश्व में 130वें पायदान पर है, और जिस ब्रिटेन को हमने पीछे कर 5वें पायदान पर आर्थिक शक्ति के रूप में आए हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय हमसे लगभग 6 गुना है जी। हम अपने बच्चों को कैसा स्वास्थ्य दे पाएंगे, कैसी शिक्षा दे पाएंगे, कैसा जीवन स्तर दे पाएंगे, वो निर्धारित करता है प्रति व्यक्ति आय जी। इसलिए प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। अन्यथा आप चाहे कितना ही विकास करें, कहीं न कहीं जनसंख्या और विकास के बीच में एक चूही बिल्ली का दौड़ चलती रहती है, जहां हमेशा विकास कम पड़ता है। क्योंकि यदि आप 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का निर्माण करेंगे तो हर साल लगभग 2 करोड़ नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। आप लाखों घर बनाएंगे तो करोड़ों नए व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। ये पूर्ति कैसे हो पाएगी? ये तभी संभव है जब हम अपने जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। क्यों? अंततः संसाधन सीमित हैं। भारत भूमि हमारे पास में विश्व की भूमि का लगभग 2.4% है जी। वहीं हम विश्व की लगभग 17.7% जनसंख्या का भार ढो रहे हैं। विश्व के जल हमारे पास में सिर्फ 4% है, और जिस चाइना को हम पीछे छोड़कर जनसंख्या में आगे बढ़े हैं, आप समझने का प्रयास करें कि उनके पास में हमसे लगभग 3 गुना 2.91 गुना भूभाग अधिक है, संसाधन अधिक है। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो बहुत बड़ी चिंता का विषय ये भी है कि लगभग 2.4% भूमि पर विश्व की 18% यदि आबादी रह रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आबादी का घनत्व किस प्रकार से होगा, और प्राकृतिक संसाधनों की भी अपनी सीमा होती है। जिस तरीके से हमने बात की कि जनसंख्या वृद्धि और विकास, इसके बीच में किस प्रकार का संबंध है, तो देवेंद्र जी का कहना है कि इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस होती है, एक प्रकार से लगभग वही स्थिति बनी हुई है। और इस बात को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि आपकी सरकारें चाहे विकास के लिए
चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या वो आपके सारे आंकड़ों को भी प्रभावित करती है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में लगभग 1000 लोगों पर जब सड़क की बात करते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर की सड़क प्रति 1000 लोगों पर मिलती है, और यही आंकड़ा अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं तो प्रति 1000 लोगों पर लगभग 21 किलोमीटर सड़क मिलती है। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि जब आप महानगरों में कार लेकर निकलते हैं, गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो सड़कों की क्या स्थिति होगी। आखिर सड़कें बनाने की भी एक सीमा हो सकती है, कितनी बड़ी कितनी चौड़ी आप सड़कें बनाएंगे, लेकिन जब यूँ लगता है कि लगभग 20 वर्ष के भीतर आपकी आबादी लगातार 1.5 गुनी बढ़ती जा रही है, तो आखिर ये दौड़ कहाँ तक रुकने वाली है, ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। देवेंद्र जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या विकास को प्रभावित करती है, बढ़ती हुई जनसंख्या क्या पर्यावरण को भी प्रभावित करती है? निश्चित तौर पे देखिए, पर्यावरण की एक क्षमता है, उस क्षमता के अनुकूल यदि जनसंख्या रहती है तो सभी एक स्वस्थ और सुखद जीवन का लाभ उठा सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज विश्व में पॉल्यूशन की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो भारत 5वां सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देशों की श्रेणी में आ गया है, और 10 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से 7 शहर अकेले भारत में है, 50 में से 37। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कब तक अंततः हम हमारी आबादी को, हमारे नागरिकों को जहरीली हवा देते रहेंगे। इसी तरह आप जल संसाधनों की तरफ देखें तो आजादी के वक्त लगभग 6000 घन मीटर पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति की थी, जो अब घट के 500 से भी कम हो गई है। तो ये चिंतनीय विषय है, और प्रकृति के ऊपर जिस तरह का दबाव बढ़ रहा है, चाहे वो प्लास्टिक का उपयोग हो, चाहे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, उनसे होने वाले रोग और उन जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वो आज हम सबके सामने, तो निश्चित तौर पे ये पर्यावरण की क्षमताओं से बाहर है। तो कहा जा सकता है कि पर्यावरण की भी अपनी सीमाएं हैं, और जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो निश्चित रूप से जो एक टर्म पिछले दिनों सुनने को आया, कार्बन फुटप्रिंट, वो भी बढ़ता है। कम जगह पे अधिक लोग रहते हैं तो उसके कारण वनस्पति पर असर होता है, पेड़ काटे जाते हैं, विकास के लिए जब सड़कें बनाई जाती हैं तो तमाम तरह से हम कह सकते हैं भूमिगत जल स्तर की जो हम बात करते हैं, आपको अधिक आबादी को खिलाने के लिए अधिक अनाज चाहिए तो हरित क्रांति जैसे प्रयोग होते हैं, और फिर उसके माध्यम से अंधाधुंध जब रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है तो कैंसर जैसी महामारियां भी बढ़ती हैं। जब देश की आबादी को पीने के लिए शुद्ध दूध चाहिए और आबादी हद से अधिक है, और दूध देने वाले गाय भैंस जैसे हम कहें कि इनकी संख्या यदि कम रहती है तो फिर दूध में मिलावट की भी खबरें हमारे को देखने को सुनने को मिलती हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बढ़ती हुई आबादी पर्यावरण के लिए भी बड़ा संकट है, मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा संकट है। आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा जीवन स्तर चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका भूभाग कितना है, आपके पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, और आखिर आप किस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाते हैं, इन तमाम विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। देवेंद्र जी, आप जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो संगठन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, ये जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में किस प्रकार से काम करता है, क्या गतिविधियां रहती हैं? देखिए भाई साहब, जिस तरह अपन इस चुनौती के बारे में बात कर रहे हैं, आज भारत के सामने जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, इन सभी देश की बड़ी चुनौतियों की लगभग 60% चुनौतियों का एक समाधान है, वो है जनसंख्या नियंत्रण। उसके चलते हुए हमारा संगठन पिछले 9 वर्ष से अधिक समय से इस समस्या, इस चुनौती को लेकर जन जागृति और सरकार के सामने इस समस्या को उजागर करने का कार्य कर रहा है जी। हमारा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ऐसे सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है जो सब पर सद्भाव से समानता पूर्व लागू हो, और इस कानून की मांग को लेकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जन जागृति पैदा कर
जन जन से संपर्क करके हमने पहले जनता में इस विषय को लेकर जागृति पैदा करी और अब जनता के समर्थन के साथ में हम सरकार के पास जाकर ये निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कानून लाया जाए ताकि देश तीव्र गति से आगे विकास की तरफ बढ़ सके। जी। अभी हमारे संगठन ने अपना विस्तार करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर, ढानी-ढानी तक अपने संगठन का विस्तार किया है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता के मत को, जनता के भाव को हमने एकत्रित किया है। आने वाले भविष्य समय के अंदर सितंबर माह में हम लाखों की संख्या के साथ करोड़ों लोगों के भाव को हस्ताक्षर के रूप में लेकर दिल्ली कूच करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की सबसे बड़ी चुनौती से के प्रति जो देश का भाव है उससे अवगत कराएंगे और निश्चित तौर पर जिस तरह का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे देश को सौभाग्यपूर्ण मिला है इसका समाधान निकलेगा। आपने अभी बात कही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की आप मांग करते हैं केंद्र सरकार से। उस कानून में किस प्रकार के प्रावधान रखने की आप लोग अनुशंसा करते हैं? समाज में जाते हैं, हस्ताक्षर अभियान आप चलाते हैं, अनेक जनप्रतिनिधियों से भी मिलते हैं, किस प्रकार का कानून बनाने की बात होती है? क्या कुछ बहुत कोई कठोर कानून की बात है या फिर लिबरल कानून है? कोई उसका पालन करेगा तो क्या स्थितियां रहेंगी, नहीं करेगा तो क्या स्थितियां रहेंगी? क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जिस तरह की गंभीरता इस चुनौती ने खड़ी करी है, कानून सख्त बनने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले भी टू चाइल्ड पॉलिसी हमारे देश में कई सालों से लागू रही, क्योंकि उसको सख्ताई से लागू नहीं किया गया, सब पे समानतापूर्ण लागू नहीं किया गया, तो उसके परिणाम नहीं निकले। पर ये नारा तो खूब चला, लंबे समय तक चला, हम दो हमारे दो, बहुत लंबे समय तक नारा चला है। आप सही फरमा रहे हैं। लगभग 1951 से ही इस दिशा में विचार प्रारंभ हो गया था, मगर उसके क्योंकि परिणाम नहीं आए, जिस तरह के परिणामों की उम्मीद थी वो परिणाम नहीं मिले, इसलिए इसका अंततः जो हल नजर आ रहा है वो एकमात्र सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून है। आपको क्या लगता है देवेंद्र जी कि आप जो कह रहे हैं कि 1951-52 से इस विषय पर विचार प्रारंभ हो गए थे, लेकिन असर जो है वो देखने को नहीं मिला, जनसंख्या तो तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कारण मानते हैं कि जब सरकारों ने इतने लंबे समय से काम किया है, और 1952 की तो छोड़िए, यदि हम बात करते हैं 70 के दशक की, 70 के दशक से तो बहुत युद्ध स्तर पर इस विषय पर काम होने लगा, लेकिन फिर भी 1970 से लेके और आज 2023 में जब हम चर्चा कर रहे हैं तब की जनसंख्या में भी बड़ा भारी अंतर आ गया है। क्या लगता है, क्या सरकारों ने केवल कानून बनाए, ठीक से लागू नहीं हो पाए, या जनता को कन्विंस नहीं कर पाए ठीक से? कहाँ कमी रह गई? देखिए, जो सरकार की पॉलिसी थी उसको एक वर्ग की तरफ केंद्रित किया गया, दूसरी तरफ एक वर्ग पर उसका विस्तार नहीं हो पाया। आवश्यकता थी कि सब पर यह समानतापूर्ण लागू हो। जहां कुछ लोग एक एक दो बच्चों की तरफ बढ़ गए, आज भी एक वर्ग है जो शिक्षा के अभाव के अंदर, जागृति के अभाव के अंदर 8-8, 10-10 संतान उत्पत्ति कर रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि ये कानून सख्ताई से और समानता से लागू होना चाहिए। इसका एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है, विभिन्न प्रदेशों और देश की सरकारों को भी वो उपलब्ध कराया गया है। हमारा मानना है कि 2 से अधिक संतान उत्पत्ति के ऊपर सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाई जाए, क्योंकि संसाधनों पे अधिकार सबका समानतापूर्ण है। इस देश के पिछड़े दलितों को उत्थान का दायित्व हम सब के ऊपर है। हम 8-8 संतान उत्पत्ति करके उनके संसाधनों को नहीं खा सकते। उनका विकास, हमारा अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास हमारा ध्येय है। इसलिए 8-8 संतान उत्पत्ति के प्रवृत्ति पर रोक लगना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यदि 2 से अधिक बच्चे जन्म देते हैं तो ऐसे माँ बाप को, ऐसे दंपतियों को कानूनी सुविधाएं, सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए, और साथ ही साथ तीसरे पे बढ़ने के ऊपर उनको जेल और जबरन नसबंदी ऐसी। तो देवेंद्र जी का कहना है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करता है उसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की ये बात करते हैं। 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं, जिस प्रकार से अनेक योजनाओं में सब्सिडी मिलती है, उनसे उस दंपत्ति को बाहर किया जाए, और उससे अधिक संतान होने के बाद में और कठोर कानून की भी ये वकालत करते हैं। निश्चित रूप से इस समय देश में ये बड़ा विषय है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनने वाला है। देवेंद्र जी, इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, पूरे देश के लिए एक समान कानून, पर्सनल कानून की जो बात होती है उसकी चर्चा चल रही है। क्या लगता है उसी के साथ में इस विषय को जोड़ा जा सकता है, या ये अलग से विषय है जनसंख्या नियंत्रण कानून का?
देखिए, यूसीसी की तरफ जो राष्ट्र बढ़ रहा है ये स्वागत योग्य कदम है और ये एक भूमिका निर्धारित करेगा किसी भी कानून को समानतापूर्ण सब पे लागू करने के लिए। तो हम इसका स्वागत करते हैं और इसी के साथ अगली कड़ी के अंदर सख्त जनसंख्या कानून सबके लिए समानतापूर्ण लागू होने वाला आए, ऐसी हम अपेक्षा भी रखते हैं। आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि अनेक जो विश्लेषक हैं, अनेक मनोवैज्ञानिक हैं और सामाजिक विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का कहना है कि किसी भी देश की यदि जनसंख्या बढ़ती है तो उसका जब गहराई से विश्लेषण करते हैं तो अलग अलग बातें ध्यान में आती हैं। कौन से क्षेत्र में जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, किस वर्ग की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, क्या इस तरीके का जब विश्लेषण होता है उसका उस देश की संस्कृति पर, उस देश की परंपराओं पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, किसी राष्ट्र को सिर्फ सीमाओं से परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक राष्ट्र एक संस्कृति का, एक विचार का, एक भाव का भी प्रतिरूप होता है और जब उस संस्कृति और संस्कार में बदलाव आने लगते हैं तो अलगाववाद के भाव पैदा होते हैं। ऐसा सिर्फ किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की ये समस्या है। 21वीं सदी के अंदर 3 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ और वो तीनों राष्ट्रों के निर्माण के पीछे एक ही कारण था, वो था वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के मत में, वहाँ के विचार के अंदर असंतुलन पैदा होना। जब वहाँ के मूल विचार के लोगों के अंदर आबादी में एक असंतुलन पैदा होता है तो अलगाववाद होता है। आप देखिए, सर्बिया में से कोसोवा नाम का एक नया देश बना, सूडान के टुकड़े हुए, वहां पे गृह युद्ध की स्थितियां बनी और दक्षिणी सूडान नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। उसी तरह इंडोनेशिया में ईस्ट तैमूर नाम के एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ और तीनों के पीछे एक ही वजह थी, जनसंख्या की असंतुलन। तो संस्कृति की रक्षा के लिए, उस देश के संस्कारों की रक्षा करने के लिए ये भी ध्यान देने योग्य है कि कहीं जनसंख्या में असंतुलन तो पैदा नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ी बात है और गहरी चिंता की बात देवेंद्र जी के इस कथन से निकल कर आ सकती है कि आपको ये भी विचार करना पड़ेगा, विश्लेषण एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में आपको विश्लेषण ये भी करना पड़ेगा कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल एक वर्ग की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अन्य जो वर्ग हैं उन वर्गों की जनसंख्या बहुत तेजी से नीचे जा रही है। यदि ये क्रम लगातार कई वर्षों तक या कुछ दशकों तक चलता है तो उस राष्ट्र के, उस देश की परंपराएं, वहाँ की रीति नीति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता ये भी प्रभावित हो सकती है और उस राष्ट्र की पहचान तक भी बदल सकती है। इन तमाम विषयों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आपने जो बात कही देवेंद्र जी अभी कि 3 नए देशों का जो उद्भव हुआ वो जनसंख्या के असंतुलन के कारण हुआ, आपका ये कहना था। मैं जानना ये चाहूँगा आपसे कि अभी हम बात कर रहे थे भारत के परिप्रेक्ष्य में, जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन आपने वैश्विक स्तर की बात कही, तो क्या विश्व के लिए भी एक बड़ी समस्या है? निश्चित तौर पे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। अभी हाल ही में अपन ने देखा फ्रांस में जिस तरह की अराजकता पैदा हुई है वो वहाँ के सांस्कृतिक असंतुलन के चलते हुई है। मैंने जो 3 देशों का निर्माण जो नए बने विभाजन होके, वो भी इसी कारण बने। और हम भारतवासियों ने तो इतिहास को देखा है, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अपितु इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। हम एक उस राष्ट्र के बाशिंदे हैं जिसने 1947 में एक ऐसा विभाजन देखा जिसमें लगभग 12.5 लाख लोगों ने अपनी जानें खोई और वो विभाजन हुआ सांस्कृतिक असंतुलन के चलते हुए। पुनः ऐसी स्थितियां नहीं दोहराए इस देश में, पुनः कश्मीर जैसी अराजकता ना पैदा हो, इसलिए जनसंख्या संतुलन की तरफ भी गहराई से विचार करने की आवश्यकता है और इससे पहले की स्थितियां काबू से बाहर हो, एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून के माध्यम से इस संतुलन को यथावत रखने की आवश्यकता है। तो देवेंद्र जी ने फिर से कुछ गंभीर घटनाओं की तरफ इशारा किया है। 1947 में देश का विभाजन हुआ और लगभग 1990 के आसपास जो जम्मू कश्मीर में अराजकता हुई, उसके पीछे क्या जनसंख्या का असंतुलन बड़ा कारण रहा? ये विचारणीय विषय है, ये मंथन का विषय है, ये सामाजिक विश्लेषकों के लिए भी चर्चा का और शोध का ये विषय हो सकता है कि क्या जनसंख्या का असंतुलन आपकी पहचान को भी बदल सकता है। विचार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। देवेंद्र जी, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए, बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन के संदर्भ में? देखिए, ये हमारे देश के तीव्रता से विकास के लिए भी आवश्यक है। ये हमारे देश की सांस्कृतिक अखंडता के लिए भी जनसंख्या में संतुलन की आवश्यकता है।
हमारे हमारे देश अखंड बना रहे, इसके संस्कार स्थापित रहे। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे युवाओं पे नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, आप देखिए ठिठुरती सर्दी में भी मकराना, टोंक जैसे शहरों के अंदर मध्य रात्रि को युवा बाहर सड़कों पे बैठा है। जब उनसे पूछते हैं कि भैया बाहर क्यों हो, तो उनका जवाब मिलता है कि अभी बड़ा भाई सो रहा है, अगली शिफ्ट में हमारा नंबर आएगा। इन परिस्थितियों से इन सब भाइयों को भी तो हमें मुक्त कराना है, उनकी मनोवैज्ञानिक दशा की देखभाल करने का दायित्व भी तो हमारा है। इन सब के चलते हुए हम पूरे राष्ट्र को आज ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है। विकास किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मगर जब बात देश की सांस्कृतिक अस्तित्व की आए, उसकी अखंडता की आए, तो प्राथमिकता उस चुनौती की तरफ देनी चाहिए और हमें शीघ्र एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग इस देश के सम्मुख रखकर इस समस्या से निजात पाना चाहिए। तो देवेंद्र जी का कहना है कि देश को इस समय सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, और जब ये सख्त कानून बनेगा, उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से होगा, तो हो सकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर कुछ लगाम लगाई जा सके। देवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम सवालों का बहुत सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कुछ वर्षों में जिस तरीके से ये जनसंख्या बढ़ी है, एक आंकड़े की तरफ यदि हम ध्यान देते हैं तो पता लगता है कि वर्ष 1800 में पूरे विश्व की आबादी 100 करोड़ थी, और उस 100 करोड़ को 400 करोड़ तक पहुंचने में लगभग 174 वर्ष लगते हैं, लेकिन अगले 400 करोड़ होने में 50 वर्ष भी नहीं लगते। ये जिस गति से हम कह सकते हैं सुरसा के मुंह की जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, समझना पड़ेगा पूरे विश्व को। केवल समस्या भारत की नहीं है, समस्या पूरे विश्व की है, क्योंकि ये धरती आखिर कितना भार वहन कर सकती है। आपके प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिलेगा, तो किस प्रकार से आप एक स्वच्छ और सुखद जीवन की कल्पना कर सकते हैं। चीन ने ये भुगता है और उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की कई दशकों तक, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी के भी अपने नुकसान हैं, उस पर भी समाज विज्ञानियों ने बहुत से रिसर्च किए हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी रखने पर भारत के परिप्रेक्ष्य में, परिवारों के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते अनेक रिश्ते गायब होने लगते हैं। जिस तरीके से चाचा ताऊ, मामा मौसी बुआ, ये जो रिश्ते हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के बाद ये रिश्ते गायब होने लगते हैं। इसलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की बात करता है। हम सब भी ये अपेक्षा करते हैं कि हो सकता है देश को आने वाले समय में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून मिले, और इस विषय पर लोगों में लगातार जागरूकता फैलती रहे, जागरूकता बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम देंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।